तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोडिंग क्लाउड में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में और बहुत डीप नॉलेज के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ सी लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, कि आप जैसे हिंदी, इंग्लिश ये सब सीखते हैं उसी तरह हम ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। और हाँ, मैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिखाऊंगा, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको जो स्किल चाहिए एटलीस्ट कि सी आपको कम से कम आती हो, जो सबसे इजी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ सकती है। इसीलिए मैं आपके लिए जो पहली वीडियो अपनी लेके आया हूँ वो सी लैंग्वेज पे लाया हूँ और इसी में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ सी लैंग्वेज का और एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आप देखिए। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, स्किप मत करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं और पढ़ते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि लैंग्वेज क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, जो लैंग्वेज होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। किसी भी लैंग्वेज में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले जो सीखना होता है वो सीखना होता है उसके अल्फ़ाबेट्स एंड उसके वर्ड्स, और उन वर्डों का क्या मीनिंग है ये आपको जानना होता है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि बनी है हमारे और कंप्यूटर के कम्युनिकेशन करने के लिए, जो लैंग्वेजेस बनी है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमें कंप्यूटर से अपनी बात कहनी है और कंप्यूटर हमारी बात को समझेगा। अगर वो उस बात को समझ जाता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम या जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है उसको हमें एग्जीक्यूट करा के दे देता है। यही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी की लाइब्रेरी में जितने भी वर्ड्स हैं उनका क्या मीनिंग है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है डीप में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ दो ही पार्ट हैं, एक तो उसके वर्ड्स आप अच्छे से सीख जाएं, उसके लाइब्रेरी को समझ जाएं जो कि एक टूल होते हैं हमारे लिए, और उसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है वो आता है लॉजिक, कि लॉजिक बनाना आपको आना चाहिए। लेकिन आप लॉजिक कब बना पाएंगे? जब आपको उसके टूल्स का यूज़ करना आता होगा, उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हर एक वर्ड का मीनिंग आपको मालूम होगा, तभी आप सीख पाएंगे क्या? किसी भी प्रोग्राम को बनाना। तभी आप उन टूल को, मतलब उन वर्ड्स को प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। आप सीख उसको बना पाएंगे। उस वर्ड को अगर सीखे हैं तभी आप उसे अपने प्रोग्राम में अप्लाई कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे पढ़नी है, क्या उसका तरीका है पढ़ने का, समझते हैं। और बहुत सिंपल वे में मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो लैंग्वेज के जैसे मैंने बताया आपको कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब बात आती है इंट्रोडक्शन ऑफ सी। सी क्या है? सिंपल सी बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या चीज़ होती है? सिंपल, क्या चीज़ होती है? कीवर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स का उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है पहले से। कीवर्ड्स का मतलब ये है कि वो उसके रिजर्व वर्ड हैं। आप अपने प्रोग्राम को लिखते हुए उन वर्ड्स का किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर उन वर्ड्स का प्री डिफाइंड मीनिंग्स है। ठीक, ये तो वे हमारे कीवर्ड्स। पहला चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं कीवर्ड्स। उसके बाद आते हैं हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमारे काम आते हैं हमारे लॉजिक बनाने में। मतलब जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लॉजिक बनाएंगे तब हमारे यूज़ आएंगे हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जैसे कि आप जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सबने पढ़े हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स। जब हमें कुछ कंडीशन या रिलेशन बनाना हो तो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। तो ऑपरेटर्स की एक पूरी वीडियो बनाएंगे आगे। अभी हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सिंपल प्रोग्राम के थ्रू, तो बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में,
कि आपको सिर्फ जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आए। ठीक, तो ऑपरेटर्स हो गए हमारे। उसके बाद जो आती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो चीज़ आती है प्री डिफाइंड फंक्शन। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स को कुछ कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स एंड प्री डिफाइंड फंक्शंस। मतलब कि पहले से डिफाइंड कोई ना कोई फंक्शन है और वो सी की लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। ये वो फंक्शन होते हैं जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और जब इसकी डिज़ाइनिंग की गई है सी की कंपाइलर की, सी के या सी की लाइब्रेरी की, तो पहले से बना के उसमें रख दी गई है वो चीज़ें लाइब्रेरी में, ताकि आप उसकी कोडिंग आपको बार बार ना करनी पड़े। बहुत बड़े कोड होते हैं तो उस लाइब्रेरी से मिलके ही आपकी क्या है, पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है। और उस लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, कीवर्ड्स आ गए, ऑपरेटर्स का कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं और प्री डिफाइंड फंक्शन। एक नॉर्मल सी चीज़ में सबसे पहले ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता ही होता है। तो ये तो हुई हमारी कि इन सी क्या, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही चीज़ें होती हैं, आपको यही चीज़ें सीखनी है। तो ये चीज़ तो हुई है। अब बात आती है हमारे एक सिंपल प्रोग्राम की जो सबने आपने लिखा है। तो सिंपल प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स अभी लिखे हुए हैं इसका मीनिंग आप समझ जाएं। मेरा एम ये है कि आप इसका मीनिंग समझ जाएं। तो यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है और सब जानते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम, इसमें मैंने सिंपल ये किया है कि एक नंबर को मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कैसे एंटर करवाते हैं यूज़र से और उस मेमोरी में स्टोर डेटा को कैसे प्रिंट करते हैं। हेलो वर्ड्स का प्रोग्राम तो सब ने देखा है, वो एक सिंपल चीज़ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया है जिससे कि आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज मिले। तो अब यहाँ आते हैं हम, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आई है, वर्ड्स की बात करी ना मैंने आपसे, तो मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा कि हर एक वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। तो सी में जो स्टार्टिंग है ये एक बेसिक प्रोग्राम का सिंटेक्स है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आई है वो आई है क्या, आप लोग जैसे कि सब जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, हैशटैग। तो हैशटैग नहीं, हैश, लेकिन सी में क्या है, ये सी में इसे बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या है ये, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्या मतलब हुआ, मतलब सिंपल सा साफ है, जैसा कि इसका नाम है सी के अंदर उसके हिसाब से इसका फंक्शन है। तो क्या है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब कि प्रोसेस से पहले की डायरेक्शंस। किससे, प्रोसेस से पहले की डायरेक्शंस। क्या डायरेक्शंस है प्रोसेस से पहले। अब प्रोसेस की बात आई तो आपको यह भी बताना पड़ेगा मुझे कि प्रोसेस क्या हुआ। तो प्रोसेस जो यहाँ पे रेफरेंस ले रहा है वो किस चीज़ का ले रहा है, कंपाइलेशन का। अब बात आ गई कंपाइलेशन की, तो सिंपल सा एक मोटे मोटे उसमें बताता हूँ आपको कि कंपाइलर होता क्या है। पहले तो ये जान लेते हैं कि कंपाइलर होता क्या है। कंपाइलर भी एक प्रोग्राम है, सिंपल सी बात है, क्या है, प्रोग्राम है, कुछ और नहीं है, वो एक प्रोग्राम है। अब ये करता क्या है, इसका काम क्या है, तो वो जानते हैं बहुत जर्नल टर्म में। मैं आपसे इस वीडियो में कुछ बातें कर रहा हूँ, कुछ वर्ड्स आपको बोल रहा हूँ, आप वो वर्ड्स क्या कर रहे हो, अपने कानों के थ्रू उसे इनपुट ले रहे हो अपने अंदर। आपने इनपुट ली, वो इनपुट रिसीव करी, रिसीव करने के बाद आपका जो दिमाग है, जो माइंड है आपका, वो माइंड क्या कर रहा है, मेरे इनपुट को रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद क्या कर रहा है, आपका माइंड उसे प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस क्या कर रहा है, चेकिंग कर रहा है कि जो वर्ड्स मैंने बोले हैं हिंदी लैंग्वेज के, वो वर्ड्स आप अपनी लाइब्रेरी से मैच कर रहे हैं थ्रू आपके माइंड, अपने दिमाग से। जब वो वर्ड आपकी लाइब्रेरी में मैच हो जाते हैं तो आप उसका एक मीनिंग समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, क्योंकि जहाँ वो वर्ड स्टोर है आपकी मेमोरी में, आपकी लाइब्रेरी में वो वर्ड स्टोर है, उस वर्ड पे एक बॉडी को इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, है ना। जैसे कि सिंपल, अगर आपको कोई कहता है कि आप बैठ जाइए,
तो आप क्या करते हैं, अपने माइंड से उस वर्ड को, बोली हुई बात को, उसके इनपुट को सामने वाले की क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और क्या करते हैं, डेटाबेस अपनी लाइब्रेरी से उस चीज़ को मैच करते हैं और मैच के अकॉर्डिंग जो उस पर इंस्ट्रक्शन होती है वो काम आप कर देते हैं। इसी तरह सिंपल सी बात है, कंपाइलर एक प्रोग्राम है, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आए हैं उससे वो क्या करता है, लाइब्रेरी से मैच करता है। सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि वो मैचिंग करता है, ठीक है। अब वो मैचिंग कैसे करता है, कैसे आपके प्रोग्राम में एंट्री लेता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे अब आगे। तो प्री प्रोसेसर की बात आ गई, मैंने आपको कंपाइलर के बारे में बता दिया क्या होता है। तो बिफोर कंपाइलेशन, प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले पहले वो काम होगा जिसके आगे प्री प्रोसेसर लगे हुए होंगे। तो प्री प्रोसेसर लगा है सबसे पहले किस लाइन पे हमारी, इंक्लूड, इंक्लूड कर रहा है लाइब्रेरी को। इस लाइब्रेरी को, ये हेडर फाइल्स होती है जैसा कि आप जानते हैं, .h इनका एक्सटेंशंस होता है। ये आपकी लाइब्रेरी में बनी हुई फाइलें हैं, इनके अंदर पहले से डिफाइन कोड हैं। जो आप यहाँ छोटे छोटे वर्ड लिख रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये फंक्शन इस लाइब्रेरी में डिफाइन है, डेफिनेशन है, इनकी कोडिंग वहाँ पे दी गई है पूरी की पूरी। तो वो कोड हम बार बार लिखते, हमारा जो प्रोग्राम है बहुत लेंथी हो जाता, इसलिए वो वहाँ पे कोड लिख के रख दिए गए हैं, आप उसे यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ करने के लिए उन कोडों को यहाँ पे लाना ज़रूरी है, आपके प्रोग्राम में अटैचमेंट देना ज़रूरी है। तो वो प्रोग्राम पूरी की पूरी हेडर फाइल में है, और जैसे ही आपने हैश इंक्लूड लिखा, हैश प्री प्रोसेस पहले करे, इस काम को इंक्लूड करे, किसको इंक्लूड करे, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। इसके अंदर जो फंक्शंस डिफाइन है, क्योंकि प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको इनपुट देना ज़रूरी है और उस प्रोग्राम की आउटपुट आना ज़रूरी है। तो इनपुट कैसे देंगे आप, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से जो डेटा जाएगा, वो कीबोर्ड से जो डेटा मेमोरी में जाएगा, कैसे आएगा, उससे रिलेटेड जो फंक्शन है यहाँ प्रिंट एफ, स्कैन एफ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में आपको डीप में, तो वो इसमें डिफाइन है ऑलरेडी, इसलिए हमने उनकी कोडिंग को यहाँ पे ले आए। हमारा ये 10 लाइन का प्रोग्राम नहीं रहा, ये भी अटैच हो गए कोड हमारे। फिर हमने दूसरा प्री प्रोसेसर किस पे लगाया, हैश इंक्लूड किस पे, conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मैंने बताया कीबोर्ड एंड माउस, सॉरी माउस नहीं, मॉनिटर हमारा हो गया, ठीक है। और कॉनियो क्या हुआ, कॉनियो कंसोल इनपुट आउटपुट। तो व्हाट इज कंसोल, इनपुट आउटपुट तो सब जानते हैं, व्हाट इज कंसोल। तो जो हम सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये वाली, इसे हम कहते हैं कंसोल प्रोग्रामिंग। कंसोल जो होती है वो आपकी जो ब्लैक स्क्रीन आती है आउटपुट पे, जिसने प्रोग्राम रन कराए हो कभी, तो वो देख सकता है उस कंसोल को, उसको हम कहते हैं कंसोल, क्योंकि हमें सारे इनपुट उस पर्टिकुलर कंसोल स्क्रीन पे देने होते हैं और वहीं पे हमारी आउटपुट आती है। तो उससे रिलेटेड जो फंक्शन है, कंसोल से रिलेटेड, वो फंक्शन इसके अंदर डिफाइन है, कॉनियो के अंदर। अभी इससे रिलेटेड यहाँ सिर्फ एक ही फंक्शन यूज़ हो रहा है जिसे हम कहते हैं गेट ch। इसके बारे में अभी बताता हूँ मैं आपको आगे, और आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 लाइनें हमारी क्लियर हो गई, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 हमारी क्लियर हो गई। अब बात आती है हमारी थर्ड लाइन की, जो कि सबसे पहला वर्ड लाती है क्या, void। तो void क्या है, पहला वर्ड। अब वर्ड तो सीधी सी बात है, हम अपनी तरफ से तो कुछ लिखेंगे नहीं, पहले से कुछ लिखा हुआ है, तो पहले से डिफाइन मीनिंग है void का, और void एक हमारा कीवर्ड है, और कीवर्ड की बात करें तो कुछ ना कुछ इसका मीनिंग है। अब void है क्या, इंट, फ्लोट, कैर, ये डेटा टाइप की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ये सब डेटा टाइप होते हैं। तो void भी एक हमारा डेटा टाइप होता है। तो डेटा टाइप क्या होता है कि मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम जगह बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं, वो ब्लॉक किस टाइप का बने, कैसा बने, ये सब हमारे डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। कितने साइज़ का बने वो मेमोरी ब्लॉक, ये हमारे डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो अभी जो हमने लिखा void, आप सिर्फ इतना जानिए इस प्रोग्राम में, धीरे धीरे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पूरी डीप नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। आगे मैं कई बार इस चीज़ का जिक्र करूँगा कि void क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अभी void एक डेटा टाइप है, और ये यहाँ पे रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या होता है, ये एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जस्ट, कि कोई भी फंक्शन, चाहे वो प्री डिफाइंड हो या फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो,
ये एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को जानेंगे कि ये क्या है, रिटर्न टाइप क्या होता है, नो रिटर्न टाइप क्या होता है। तो जस्ट आप इतना जानिए कि हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम इनमें यूज़ कर रहे हैं। अब मेन भी एक फंक्शन है, लेकिन ये प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है। ये चीज़ मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। ये जो है वॉइड यहाँ पे यूज़ किया गया मेन के रिटर्न टाइप पे कि मेन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करे। तो अभी हमें मेन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी, तो हमने यहाँ पे वॉइड लिखा। वॉइड एक ऐसा डेटा टाइप है जो नल वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, क्या करता है? नल वैल्यू स्टोर करता है। इसके लिए एम्प्टी स्टेटमेंट बोलते हैं हम इसे। मतलब कि मेमोरी में जब हमें कुछ नहीं स्टोर करना, कोई डेटा नहीं स्टोर करना, और मेमोरी ब्लॉक हमें चाहिए किसी भी टाइप का, कुछ भी स्टोर नहीं करना, ब्लैंक भेजना है कुछ स्टेटमेंट, तो हम वॉइड ले लेते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है मेन। अब मेन क्या हुआ? सबसे ज़रूरी बात कि मेन क्या है। मेन एक फंक्शन है, और ये फंक्शन अधिकतर लोग जानते हैं प्री डिफाइंड। जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं कि प्री डिफाइंड, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ ये प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ठीक, अब हम इसे मेन के बारे में पहले अच्छे से जान लेते हैं कि मेन है क्या, क्यों यूज़ किया जाता है मेन, क्या पर्पज़ है मेन का लिखने का। क्योंकि किसी प्रोग्राम में अगर आप मेन नहीं लिखेंगे तो वो हमें आउटपुट नहीं देगा। तो मेन क्यों लिखा जाता है, रीज़न क्या है। अब यहाँ से बात आती है, यहाँ सबसे पहले हमारे प्री प्रोसेसर ने काम किया, लाइब्रेरीज़ को एक्टिव कर दिया, सब कुछ अटैचमेंट दे दिया। अब हमारा कंपाइलेशन शुरू हो गया है। लेकिन आपके प्रोग्राम में कंपाइलर कैसे आएगा? जब आप प्रोग्राम रन कराते हैं, अगर आप टर्बो पे कराते हैं रन, तो टर्बो C++ पे जब आप रन कराते हैं तो कंट्रोल F9 आप करते हैं और प्रोग्राम आपका रन होता है ना। कंट्रोल F9 करके रन और एग्जीक्यूशन ले लेता है प्रोग्राम। तो जब आप कंट्रोल F9 करते हैं एक्चुअली, तो आपका प्रोग्राम नहीं चलता, वो चलता है कंपाइलर का प्रोग्राम। आप तो आज बना रहे हैं ना प्रोग्राम, तो कंट्रोल F9 की कमांड के साथ आपका प्रोग्राम अटैचमेंट नहीं ले सकता था उस टाइम। तो डिज़ाइन टाइम पे उन्होंने कंपाइलर का अटैचमेंट कंट्रोल F9 पे सेट कर रखा है। तो कंपाइलर का प्रोग्राम उस टाइम पे चला, आपका नहीं चला। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कंपाइलर क्या है, एक प्रोग्राम है। सपोज करते हैं कि उस प्रोग्राम में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, कोडिंग है बहुत सारी, बहुत बड़ी कोडिंग होगी, इंटरनल है वो कोडिंग हमारे सामने नहीं है, तो कुछ लेट कर लेते हैं, कुछ भी कोड लिखे हुए होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है मेन। क्या लिखी हुई है? मेन। ये लाइन वहाँ पे लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? कंपाइलर के प्रोग्राम में लिखी हुई है ये लाइन। अब कंपाइलर का प्रोग्राम चला, उसे क्या चीज़ मिला? मेन। मेन मिला तो ये मेन क्या करेगा? अब ये कॉलिंग करेगा, आपके प्रोग्राम में एंट्री लेगा। क्या करेगा? एंट्री। और अगर इसे मेन नहीं मिला तो आपके प्रोग्राम में एंट्री नहीं ले पाएगा ये। तो यहाँ से मेन के थ्रू क्या कर रहा है ये? आपके प्रोग्राम में एंटर, मतलब कंपाइलर कॉल कर रहा है किसको? मेन को। तो मेन फंक्शन को कॉल किया, और मेन फंक्शन नहीं होगा तो कॉलिंग नहीं होगी, कॉलिंग नहीं होगी तो लिंक ही नहीं हो पाएगा कंपाइलर का आपके प्रोग्राम से। तो मेन को हम सिंपली कहते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ कंपाइलर। जैसे किसी रूम का गेट होता है, उसमें एंट्री करने के लिए, इसी तरह आप एक गेट बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में एंट्री करवाने के लिए। किसको? कंपाइलर को एंट्री कराने के लिए आप ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन के बारे में आपको समझ में आ गया। अब मेन एक फंक्शन है, मतलब हम इसकी फंक्शनिंग कर रहे हैं कि मेन क्या काम करे। तो हम इसको बनाने जा रहे हैं, मेन को हम इसकी फंक्शनिंग डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। ये क्या फंक्शनिंग डिफ़ाइन कर रहे हैं हम? इसमें इंट, जैसी हमने अगली लाइन क्या लिखी? इंट। ये वाली लाइन, ये लाइन लिखते ही क्या होगा? कंप्यूटर में एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा, और n उस मेमोरी ब्लॉक का आइडेंटिफायर होगा। n इज़ एन आइडेंटिफायर। n जो है इस मेमोरी ब्लॉक का आइडेंटिफायर है। ठीक है, हम कंप्यूटर में आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को। एक किस भी लोकेशन पे मिल सकता है, ये कंप्यूटर का हमें कहाँ दे रहा है वो, और n उसका क्या है? आइडेंटिफाई, उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई। जैसे आपके नाम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इस मेमोरी ब्लॉक को हम n से आइडेंटिफाई करेंगे। इंट, जैसा कि इंट जानते हैं बुक के हिसाब से, ये डिपेंड ऑन कंप्यूटर की बिट पे डिपेंड करता है कि इंट जो है
वो क्या कर रहा है, जैसे सपोज अगर मैं 16 बिट कंप्यूटर की बात करूं तो इंट जो है 2 बाइट्स का मेमोरी ब्लॉक बना के देता है। इसका मतलब ये है कि ये 2 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बनाएगा। तो ये तो हुई हमारी बात कि ये क्या हुआ, क्योंकि मुझे एक नंबर एंटर करना था, मैंने एक मेमोरी ब्लॉक बना लिया। जितने मुझे नंबर एंटर करने होंगे मैं उतने मेमोरी ब्लॉक बना दूंगा। अब इंट, फ्लोट, कैर ये डेटा टाइप है, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो जो है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, आपकी थ्योरी के लिए नहीं। थ्योरी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, तो मैं उस चीज़ पे नहीं जाता। अब इस मेमोरी ब्लॉक में डेटा डालना है। डालने के लिए हमने क्या किया, प्रिंटएफ। अब बात आती है ये प्रिंटएफ क्या चीज़ है। प्रिंटएफ यानी प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन प्री डिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन है, इसकी कोडिंग है कई लाइनों की, और वो कोडिंग डिफाइन है हमारी इस फाइल के अंदर जिसमें हमने अटैचमेंट पहले ले रखा है। तो ये जो चीज़ हो रही है फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, इसे कहते हैं फंक्शन की कॉलिंग, कि हम उस फंक्शन को यहाँ पे बुला रहे हैं। ये अपनी कोडिंग पूरी वहाँ से उठा लेगा, और ये चीज़ जो कहलाती है इसके अंदर की स्लैश एन को छोड़ के, ये इसके पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर होते हैं कि जो आप इसमें लिख देंगे वो चीज़ एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी जब प्रोग्राम रन होगा। तो प्रोग्राम जैसे ही रन होगा स्लैश एन जो है ये हमारा क्या करता है, न्यू लाइन, कर्सर को न्यू लाइन पे जंप कराता है। अगर कर्सर किसी एग्जिस्टिंग लाइन में है तो जैसे स्लैश एन रीड होगा कर्सर हमारा न्यू लाइन पे पहुंच जाएगा, और हमें स्क्रीन पे जो मैसेज मिलेगा एंटर द नंबर। तो एंटर द नंबर स्क्रीन पे मिला। अब स्क्रीन के आगे जो भी है वो क्या करेगा, इस मैसेज को पढ़ के एक नंबर एंटर कराएगा। नंबर एंटर कराएगा। अब एंटर करने के लिए नंबर हमें इस मेमोरी ब्लॉक में भेजना है। तो इस मेमोरी ब्लॉक में नंबर भेजने के लिए हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो अगली लाइन आई क्या हमारी, स्कैन एफ। स्कैन एफ की फंक्शनिंग क्या होती है, तो सिंपल सी बात बताता हूँ। स्कैन एफ की फंक्शनिंग होती है, जैसे स्कैनर हमारा क्या करता है, हम स्कैनर पे डॉक्यूमेंट रखते हैं तो नीचे से एक लाइट उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है, मेमोरी में ले जाती है उसको स्कैन कर। इसी तरह स्कैन एफ फंक्शन, स्कैन फंक्शन जो होता है हमारे कीबोर्ड को स्कैन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, कीबोर्ड को स्कैन कर रहा होता है कि कोई की प्रेस तो नहीं हो रही है। अगर कोई की प्रेस कर रहा है तो जैसे ही कोई की प्रेस करेगा उसको वो रीड कर लेगा। कौन, स्कैन एफ फंक्शन। अब रीड करेगा तो सीधी सी बात है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी जो है ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंट का, कि किस फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट, क्यों, क्योंकि कीबोर्ड से जब डेटा जाता है हमारा वो एक करंट की फॉर्म में होता है। तो मतलब हम सब ने पढ़ा है क्या, 0 and 1। तो व्हाट इज़ 0 and व्हाट इज़ 1, ये डिपेंड करता है हमारे जो डिजिटल सिस्टम है जिस पे हम काम कर रहे हैं उस पे। ये अलग अलग वोल्टेज होती है हमारी, -5 वोल्ट, +5 वोल्ट, या -9 वोल्ट, और या +9 वोल्ट। तो ये जो होता है ये करंट होता है 0 1, और कुछ नहीं होता। जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो एक करंट का सीक्वेंस जाता है। अब करंट का जो सीक्वेंस जाता है वो करंट हमारा किस फॉर्म में होता है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप सब ने पढ़े हैं स्काई कोड। जैसे कि हम जानते हैं कैपिटल ए का स्काई कोड क्या होता है, 65। अब आप 65 का बाइनरी कन्वर्जन कर लीजिए, जो भी हमें इसमें आउटपुट मिलेगी। जैसे कि अगर मैं इसको करता हूँ तो 1, ठीक है, तो 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4, 8, 16, 32 के बाद 64। तो 65 जो आएगा 1 0 0 0 0 0 1। ये करंट, ये डिजिटल क्लॉक पल्स मतलब कि 1 हाई पे, 0 0 0 एंड देन अगेन 1। तो 1 0 0 0 0, टोटल हमारे 5 0 है और 1। तो जब हम कोई की प्रेस करेंगे तो ये करंट हमारा फ्लो करेगा और इस करंट को वो रीड करेगा, कन्वर्ट करेगा, स्काई टेबल से मैच करेगा कि कौन सी की प्रेस हुई है। उसके बाद ये जो है हमारा, जो भी आपने नंबर एंटर किया, सपोज आपने 5 डाला, 5 का करंट मैच हुआ, ये कन्वर्ट करेगा। अब कन्वर्ट करके क्या होगा, ये चीज़ जो लिखी है एंड का साइन जो होता है इसे बोलते हैं एड्रेस।
ये क्या करेगा, फाइंड करेगा। क्या फाइंड करेगा, n का एड्रेस। हम तो इसे n नाम से जानते हैं ना मेमोरी ब्लॉक को, लेकिन कंप्यूटर हमारा इसका एक एड्रेस जनरेट करता है। वो एड्रेस कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि इसका एड्रेस मैंने लिखा 65524। तो ये इसका एड्रेस है कंप्यूटर में। कंप्यूटर एड्रेस पे काम करता है, तो हमें वो एड्रेस नहीं मालूम, कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू, आगे कभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे उसका। तो ये एड्रेस है कंप्यूटर का, हम तो इसे n नाम से जानते हैं, लेकिन ये इसका एड्रेस है। जैसे मुझे एक लेटर अगर आपके घर पे पोस्ट करना हो, कोई कोरियर भेजना हो, तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपका एड्रेस, तभी तो मैं भेज पाऊंगा। आपके नाम से तो नहीं भेज सकता ना। तो इसी तरह मैंने क्या किया, फाइंड किया एड्रेस। किसका एड्रेस, n का। तो जो भी डेटा आ रहा है वो %d से कन्वर्ट होगा, एड्रेस ऑफ n यानी 65524 पे स्टोर कर देगा। सपोज मैंने 10 डाला और यहाँ पे 10 स्टोर हो गया आके, तो ये मेमोरी में इसने भेज दिया डेटा। अब हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है डेटा को, एक नंबर को मेमोरी में से लाना है और उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है कि जो नंबर एंटर किया गया था वो मेमोरी में स्टोर हो गया है। तो प्रिंट फंक्शन जो होता है स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंटिंग करने के लिए काम आता है, सामने यूज़र को दिख जाए। तो /n न्यू लाइन पे प्रिंटिंग होगी, क्या, वैल्यू स्टोर इन n इज इक्वल टू %d। क्यों, क्योंकि n जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें जो डेटा स्टोर है वो फिर से करंट यानी डिजिटल फॉर्म में स्टोर है, करंट की फॉर्म में स्टोर है, तो उसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ n लिखा, एड्रेस नहीं। क्यों, क्योंकि जब किसी को कहीं भेजना होता है तो हमें एड्रेस बताना होता है, लेकिन जब हमें किसी को रूम से बुलाना है कि आप इस रूम से बाहर आ जाओ, तो हमें एड्रेस नहीं बताना होता, लेकिन जब हमें भेजना होता है तो रूम नंबर बताना पड़ता है। तो अब डेटा हमें पता है n में पड़ा है, n में जो भी डेटा स्टोर है %d से कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होके इस n पे इस %d की जगह n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और स्क्रीन पे जो मैसेज मिल जाएगा वो मिल जाएगा वैल्यू स्टोर इन n इज इक्वल टू 10। इस %d की जगह पे 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है लास्ट गेट ch। अब गेट ch क्या हुआ, तो गेट ch का काम क्या, एक्चुअली क्या होता है कि कंसोल प्रोग्रामिंग का बिहेवियर ये होता है, कंसोल स्क्रीन का बिहेवियर ये होता है कि जैसे ही प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई, हमारा काम कंप्लीट हो, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मिली सेकेंड्स में काम कर रहा है, उसको टाइम नहीं लगता। टाइम कहाँ लगा, एंटर द नंबर। अब वो वेट कर रहा है कि आप नंबर एंटर करो, नंबर एंटर करने में आप डिले कर रहे हो, कंप्यूटर जैसी नंबर उसने एंटर किया, आपने एंटर किया, सीधा वो कहाँ गया, वैल्यू प्रिंट कराई, विद इन मिली सेकेंड्स उसने वैल्यू आपके सामने प्रिंट करा दी। उसने तो टाइम नहीं लिया, डिले आपने किया एंटर करने में। तो अब इसका काम यहाँ तक खत्म हो गया था। खत्म होता है तो ऑटो क्लोज बिहेव होता है किसका, कंसोल स्क्रीन का, तो वो ऑटो क्लोज हो जाती स्क्रीन हमारी। लेकिन हमें आउटपुट देखनी थी, तो हमने क्या किया कि भाई कुछ टाइम के लिए स्क्रीन रुकी रहे, एटलीस्ट जब तक मैं चाहूँ उस तब तक। तो हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा फंक्शन डाल दिया गेट ch। ये कंसोल का एक एक्स्ट्रा फंक्शन होता है, ये कंसोल से एक इनपुट कैरेक्टर लेता है, वो कीबोर्ड में से आप कुछ भी एंटर करा सकते हैं। उसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा इनपुट लिया कंसोल तक रीड करने के लिए। ये वेट कर रहा है आपसे कि आप कुछ कैरेक्टर एंटर करें, एंटर करने के बाद ये उसे रीड करेगा और आगे बढ़ जाएगा। अब आगे हमारी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हुई, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लोज। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम था। और यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि मेन एक कैसा फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इस मेन के अंदर की जो कोडिंग लिखी है वो तो यूज़र ने लिखी है, आपने मैंने लिखी है। जो मैं इस मेन के अंदर लिखूंगा वो ही तो कोड चलेंगे इसके अंदर। मैं सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाऊंगा तो सम ऑफ 2 नंबर चलेगा, ऑड इवन बनाऊंगा तो ऑड इवन चलेगा। मतलब इसकी डेफिनेशन कौन दे रहा है, यूज़र दे रहा है। तो ये प्री डिफाइंड नहीं हुआ, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हुआ। लेकिन ये एक रिजर्व वर्ड है। क्या रिजर्व है कि जब भी आप मेन कहीं लिखेंगे अपने प्रोग्राम में सीखे, तो कंपाइलर उस मेन को सर्च करके कॉल करेगा। कंपाइलर की कॉलिंग है,
कौन कॉलिंग है? मेन फंक्शन, कंपाइलर का एंट्री पॉइंट है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा इस वीडियो के थ्रू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लेक्चर आपको कंटिन्यू पढ़ाता रहूं, बनाता रहूं, मैं वीडियो ऐसी ऐसी बनाता रहूँगा, और सिर्फ सी के लिए ही नहीं, मैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी बनाऊंगा। सी के बाद हम लोग जो जाने वाले हैं वो जावा के लिए जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, और ये एक कोर्स है पूरा सी का, आप इसे कंप्लीट करिए। इसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक चीज़ आपसे चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और हाँ, आपकी जो भी क्यूरीज हो वो क्यूरीज आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से कर सकते हैं। मैं उसका आपको किसी भी तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे या किसी पे उस पे सलूशन भेजने की कोशिश करूँगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दीजिए, क्यूरी के साथ साथ कोशिश करी जाएगी कि आपका रिप्लाई किया जा सके। पहले तो कोशिश ये रहेगी कि वीडियो बनाया जा सके हर एक आपकी क्यूरीज़ पे, और बहुत अच्छे से आपको वो चीज़ समझाई जाए, उसमें आप अंडरस्टैंड करें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सी में आप मार नहीं खाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी टाइम का है, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी उस तरीके से सिखा सकूँ। और इसका मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन आप ज़रूर देखिएगा, जो मैं बनाने जाने वाला हूँ अब आपके ऑपरेटर्स पे, क्योंकि ऑपरेटर्स की नॉलेज होगी तभी मैं आपको आगे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर मेरे से ले लीजिए। मैं प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे लिंक में दे दूँगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।